हेलो फ्रेंड्स, शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 5। हिम्मत हो या ना हो, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर तुम वाकई हमारी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं। ये कहकर फव्वाद ने खय्याम का हाथ पकड़ा और हुरिया और वशा के करीब चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हुरिया ने अपने दोनों हाथ सवालिया अंदाज में फैला दिए। फव्वाद सरगोशी के अंदाज में गोया हुआ। मेरा जहन कहता है कि हमें इस पर भरोसा कर लेना चाहिए। इस पर भरोसा करने का मतलब है कि हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जो ये कहेगा। खय्याम ने कहा, तो कर लेते हैं ये जो कहता है। जो होगा देखा जाएगा। अगर हमें कुछ ठीक ना लगा तो हम पीछे हट जाएंगे। तुम सिर्फ ये सोचो कि हम जो कुछ करने जा रहे थे वो भी तो आसान नहीं था, और ये एक गैबी मखलूक है, मावराई कुव्वतों की हामिल है। मेरे ख्याल में हमें इसकी मदद ले लेनी चाहिए। फवाद की बात सुनकर वशा ने घबराहट से इस अजीबुल खलकत मखलूक की तरफ देखा जो कुछ ये कहेगा। अगर वो सब कुछ हमसे ना हो सका तो हम मना कर देंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, इसको एक मौका दे देते हैं। खय्याम ने वशा को समझाया। फिर वो चारों इस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़े। फवाद ने एक नज़र अपने तीनों दोस्तों की तरफ डाली, फिर वो इससे गोया हुआ। ठीक है, हमें मंजूर है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। चंद साहतों में वो बूढ़ा आदमी इन चारों को बगौर देखने लगा और फिर गरजदार आवाज में बोला, जिस तरह आग के गिर्द पहले बैठे थे अब इसी तरह से बैठ जाओ। आग दोबारा भड़क उठेगी। अपने अधूरे अमल को फिर से शुरू कर दो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारी आंखों में जलन महसूस ना हो तुमने आंखें नहीं खोलनी। आंखें खोलने के बाद तुम्हें जलती आग में जिन्नात और शयातीन के भयानक चेहरे दिखाई देंगे। इस वक्त बुलंद आवाज में जो रूप लेना चाहते हो वो सब कहना, लेकिन इससे पहले एक अहम बात है। वो खामोश हो गया। खय्याम ने पूछा, कौन सी अहम बात? खौफनाक आदमी अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाने लगा। यूं कह लो कि एक अहम सवाल है जो मैं तुम लोगों की आंखें खुलने से पहले करूंगा। अगर वो जवाब ठीक हुआ, तुमने सच बोला तो ये सारा अमल आगे चलेगा, और अगर झूठ बोला तो ये अमल वहीं रुक जाएगा। ठीक है, हम अपना अमल शुरू करते हैं, खय्याम ने कहा, और वो चारों आग के गिर्द आलती पालती मार के बैठ गए। इन्होंने आंखें बंद की तो आग खुद ब खुद भड़क उठी। इन्हें आग भड़कने का एहसास हुआ तो इन्होंने अमल पढ़ना शुरू कर दिया। वो जूं जूं अमल पढ़ते जा रहे थे, इर्द गिर्द के माहौल से गाफिल होते जा रहे थे। इनका दिमाग जैसे इनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। इससे पहले कि वो अपनी हर सोच से बेनियाज हो जाते, भयानक आदमी की आवाज़ इनकी समाज से टकराई। अपने जहन की वसअतों में इस एक जज्बे को ढूंढो जिसका एहसास दूसरे तमाम जज्बों पर गालिब हो। वो चारों अपनी सोच के दरीचों से अपने दिल के महसूसात में खो गए। वशा की बंद आंखों से आंसू निकलकर इसके रुखसार पर छलक गए। वो कांपते लबों से बोली, साहिल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। फवाद ने कांपते लबों से कहा, जिस जिंदगी में वीना नहीं, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। खय्याम अपने लबों को अपने दिल के महसूसात बताने से रोक नहीं सका। अगर मैं एक आम इंसान की तरह जीता तो अपनी खुशियां वशा की आंखों में ढूंढता। हुरिया अपने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ चीख कर बोली, नफरत है मुझे मोहब्बत के इस एहसास से जिसके नाम पर लोग दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। ये जुमले अदा करते ही जैसे इनकी मेमोरी गुम होने लगी। किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह इनका ब्रेन वॉश होने लगा। वो अमल मुसलसल पढ़ रहे थे। वो क्या पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, इन्हें कोई होश नहीं था। मगर जब इन आंखों में जलन होने लगी तो इन्होंने आंखें खोल दी। इनकी आंखों के सामने दिल दहला देने वाला एक भयानक मंजर था। भड़कती हुई आग में जिन्नात और शयातीन के हौलनाक चेहरे नमूदार होने लगे, जिनके साथ ही फिजा में खौफनाक गड़गड़ाहटों की आवाज़ें गूंजने लगीं। आग में उभरने वाले चेहरे जैसे आग ही का हिस्सा थे। इनके नकूश भड़कती आग के साथ बढ़ते और सुकड़ते। खय्याम, वशा, फव्वाद और हुरिया बखूबी जानते थे कि अब इन्हें क्या करना है। वशा ने शीशे का जार अपने हाथ पर रखा जिसमें एक खूबसूरत तितली का स्टफ था। वो बुलंद आवाज़ में बोली, तितली के रूप में एक खूबसूरत बला। हुरिया बुलंद आवाज़ में बोली, एक खूबसूरत ऐसी आवाज़ जो इस कदर दिल फरेब हो कि लोग इसके पीछे दौड़ते दौड़ते मौत की आगोश में चले जाएं। फव्वाद ने सिगरेट का कश लिया और इसका धुआं फिजा में उड़ाया। इसका रूप लेकर इसे हवा में बिखर जाऊं, किसी भी वक्त कोई भी रूप ले सकूं। खय्याम भी बुलंद आवाज़ में बोला,
पुरस्रार कुव्वतों की हामिल, बस एक रोशनी की शुआ जो किसी भी वक्त कहीं भी नमूदार हो सके, कोई भी रूप ले सके। खय्याम की बात खत्म होते ही जैसे भयानक शयातीन और जिन्नात आग से बाहर आ गए। इन चारों की चीखों पुकार फिजा में गूंजती रही। फिर एक भौचाल में इनकी आवाज़ें भी खो गईं और इनके वजूद भी गायब हो गए। भौचाल ख़त्म होने के बाद वहाँ पे ना तो कोई आग थी और ना ही लकड़ियाँ। इस तरह की कोई निशानी नहीं थी जिससे पता चले कि क्या हुआ था। मगर चंद साहतों के बाद एक खूबसूरत तितली उड़ती हुई नजर आई जो क्यारी में लगे पौधों में छुप गई। एक खूबसूरत आवाज़ फिजा में गूंजने लगी, जिसके साथ ही रोशनी की एक शुआ और सियाह धुआं आसमान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो देव हेकल पहाड़ों की तरफ बढ़ता हुआ गायब हो गया, जिसके साथ ही निस्वानी आवाज़ भी ख़त्म हो गई। इस गंभीर सन्नाटे में दिल खराश कहकहा सुनाई दिया। बदहैबत बूढ़ा आदमी कहकहे लगाता हुआ दरख्त के पीछे से चौपायों की तरफ चलता हुआ सामने आ गया। वो बमुश्किल सीधा खड़ा हुआ। इसने अपने हाथों को पीछे बांधा और वो बदहैबत बूढ़ा आदमी वजीह नौजवान में बदल गया। इस नौजवान ने फातिहाना अंदाज में अपने बाजू फैला लिए। तिलिस्मानी दुनिया का साहिर, ज़रग़ाम शयातीन जिन्नात पर राज करने वाला आज और ताकतवर हो गया। खय्याम, वशा, फव्वाद और हुरिया, पुरस्रार रूप लेकर तुम ये क्या करना चाहते थे, मुझे इससे गर्ज नहीं, मगर मैं तुमसे क्या करवाऊँगा ये मैं बखूबी जानता हूँ। इसने एक बार फिर कहकहा बुलंद किया। तुम लोग मुझे आसेब समझ बैठे, जबकि मैं इंसान का ही रूप हूँ। ज़रग़ाम अंदर रेस्ट हाउस में चला गया। प्रोफेसर हसनान ने अरीबा को तो वापस भेज दिया था, मगर वो खुद और इन चारों के वालिद एक ख़ास टीम की मदद से इन चारों स्टूडेंट्स को ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी। बहुत दिनों की तगदौ के बाद वो सब वापस अपने शहरों को लौट गए। इस मायूसी के बाद इन चारों के घर मातम कदा बन गए। 6 माह गुजर गए, मगर खय्याम, वशा, फव्वाद और हुरिया का कहीं कोई भी पता न चल सका। इनके वालिदैन ने मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई ऐसी निशानी ना मिली जिससे इनका कोई सुराग मिल सके। ये सानेहा इन चारों के वालिदैन के लिए एक रोग बन गया था। टीवी चैनल पर वशा की तस्वीर के साथ मिसिंग का इश्तिहार देखकर इसके वालिद जफ़र की आंखें भर आईं। इसकी सौतेली माँ ने बेजारी से सर को झटक दिया। वो धीरे धीरे इस सोफे के करीब बैठ रही थी जहाँ जफ़र बैठा था। वो मनी मन में बड़बड़ाई, ये लड़की जब इस घर में थी तो भी आफत थी और अब गुमशुदा होके भी अजाब बन गई है, न जाने जिंदा है या मर गई। वो झूठे टसवे बहाती हुई जफ़र के करीब बैठ गई। न जाने वशा किस हाल में होगी। आखिर क्या ज़रूरत थी इसे ऐसे निकम्मे दोस्त बनाने की। वशा की गुमशुदगी के बाद सफ़र मारिया से उखड़ा उखड़ा सा रहता था। इसने तंजिया नज़रों से मारिया की तरफ देखा। वशा के गुमशुदा होने में तुम्हारे रवैये का बहुत दखल है। तुमने इसे कभी समझने की कोशिश ही ना की। तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी के जहन में पैदा होने वाली मनफी सोचों को कभी पढ़ ना सकी। मैं तो कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता था, मगर तुम इस कदर बेखबर रही कि वशा ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें खबर भी ना हुई। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि वशा को माँ की ज़रूरत थी। मारिया गुस्से से खड़ी हो गई। आप ये भूल रहे हैं कि जब मैं इस घर में आई तो वशा उम्र के इस हिस्से में थी जब एक बच्ची की शख्सियत बन जाती है। इसकी खामियों और खूबियों में इसकी अपनी माँ का हाथ था, मगर तुम्हारे आने के बाद इसकी शख्सियत में जो बदलाव मैंने देखा था वो गैर मामूली था। तो फिर इस वक्त अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाला? अब क्यों ताव दिखा रहे हो? तुम इस वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, जफ़र ने मारिया से कहा और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। इसने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ चला गया। इसने अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें इसने वो सारी ख़ास चीज़ें रखी थी जो इसे वशा की अलमारी से मिली थीं। इसने वो बैग बेड पर रखा और फिर से वो सारी चीज़ें देखने लगा। वो तमाम चीज़ें किसी की बर्बादी की दास्तान सुना रही थीं। वो इसकी चीज़ों को छूकर बेटी की कुर्बत को महसूस करने लगा। मारिया को मैं बातें सुना आया हूँ, मगर अपने आप को क्या सज़ा दूँ? क्यों ना मैंने अपनी बेटी को वक्त दिया। परदेश में रहकर जिसके लिए दौलत जमा करता रहा, आज वही मेरे पास नहीं रही। मैं इसकी महरूमी को कभी न समझ सका, इसकी तरजीहात ना जान सका। वो मेरे साथ के लिए तरसती रही और जब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो मुझसे दूर हो गई। दूसरी तरफ हुरिया की वालदा रुखसाना बेटी के गम में सख्त बीमार थीं। इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो गया था। वो एक घरेलू औरत थी। हुरिया के वालिद तौकीर की शुगर मिल थी। ज़मीनें भी थीं जहाँ इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई हुई थीं।
زمینداری کے کام کے لیے ڈیروں پر کسانوں کو رہائش بھی دی ہوئی تھی۔ حوریہ ہی ان کی واحد اولاد تھی، وہ لے پالک تھی۔ رخسانہ اور توقیر نے اسے بہت پیار دیا، اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسان اپنی سگی اولاد کے لیے کرتا ہے، مگر اسے کہیں سے علم ہو گیا کہ وہ لے پالک ہے۔ اس وقت وہ نہم جماعت کی طالبہ تھی، اپنی ذات کی تلاش کی کھوج نے اسے بے راہ کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ شیطانی اسٹوری آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اسے مزید آگے سننا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور سنیے گا۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تھینک یو۔